आपको ये देखकर कैसा लगता है? प्लास्टिक के ढेर, कचरे के अंबार, कचरा जिसे हम इधर-उधर फेंक देते हैं और अर्थ जिसे हमने बना दिया है डस्टबिन। तो इस वेस्टेज का सॉल्यूशन क्या है? अगर मैं बोलूँ सॉल्यूशन आज से नहीं, बहुत पहले से अवेलेबल है, जो कि इंडिया को नहीं पूरे वर्ल्ड को ही चेंज कर सकता है। इमेजिन करिए एक ऐसा फ्यूचर जहाँ पर हम अर्थ पर हो रहे नेगेटिव इम्पैक्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, साथ में प्लेनेट को हील कर सकते हैं। एक ऐसा फ्यूचर जहाँ पर फॉसिल फ्यूल का यूज़ ना के बराबर होता हो, सब कुछ रिन्यूएबल एनर्जी से रन होता है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी से लेकर आपकी कार तक। हेलो पीपल, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे बायो इकोनॉमी की, एक ऐसी फील्ड जो इंडिया को आने वाले डिकेड में चेंज कर सकती है। क्वेश्चन ये आता है कि बायो इकोनॉमी होती क्या है? मैं सिंपल वर्ड्स में बात करूं तो एक ऐसा इकोनॉमिक मॉडल जहां पर हम फॉसिल फ्यूल का यूज ना के बराबर करके सस्टेनेबल बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का यूज करते हैं। जिस वेस्टेज को हम इधर उधर फेंक देते हैं उसको हम एक वैल्यूएबल रिसोर्स में कन्वर्ट करते हैं। इसी का नाम है बायो इकोनॉमी। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं कैसे और क्यों। फर्स्ट आता है फूड सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। यूनाइटेड नेशन के प्रेस रिलीज के अकॉर्डिंग हमारी पॉपुलेशन 83 मिलियंस एवरी ईयर से बढ़ती जा रही है, जो 2050 तक 9.8 बिलियन हो जाएगी। इस वजह से ग्लोबल फूड डिमांड्स में 50% का इंक्रीज होगा। हमारी ट्रेडिशनल फार्मिंग इतनी बड़ी डिमांड को फुलफिल नहीं कर सकती है। ऊपर से क्लाइमेट चेंज की वजह से फसलें बर्बाद हो रही है। पेस्टिसाइड्स और केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करने से सॉइल की फर्टिलिटी ऑलरेडी खराब कर दी है हमने। ऐसे में ज़रूरत है कि हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी और डाटा को प्रॉपरली यूज़ करें ताकि हम एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल और स्मार्ट बना सकें। चाहे वो फिर स्मार्ट फार्मिंग हो, वर्टिकल फार्मिंग हो या फिर प्रिसीजन एग्रीकल्चर हो, हमें इन्हीं तरीकों को अपनाना होगा ताकि हम कम रिसोर्स में ज़्यादा प्रोडक्शन कर सके और आने वाली जनरेशन को भी सेफ रख सके। सेकंड आता है इन्वायरमेंट। आप सभी को पता लग चुका है कि बायो इकोनॉमी में हम फॉसिल फ्यूल से शिफ्ट करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स पर। जब हम फॉसिल फ्यूल का यूज नहीं कर रहे हैं तो CO2 एमिशन भी कम होगा। दिसंबर 2023 में स्टडी पब्लिश की गई थी नेचर कम्युनिकेशन में, जिससे पता लगा है कि बायो बेस्ड प्रोडक्ट 45% कम ग्रीन हाउस गैस प्रोड्यूस करते हैं फॉसिल बेस्ड प्रोडक्ट से। साथ में सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट करना होगा। सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब है मटेरियल और प्रोडक्ट को यूज करके रिसाइकिल करना एज लॉन्ग एज पॉसिबल। सिंपल वर्ड में बोले तो मेक, टेक और अगेन मेक। एग्जाम्पल, एग्रीकल्चर रेसिड्यू को यूज करना बायोग्रेडेबल प्लास्टिक बनाने के लिए। अगर हम भारत की बात करें तो हम हर साल 23 टन पराली को बर्न कर देते हैं। 1 टन क्रॉप रेसिड्यू को जलाने से अप्रोक्सीमेटली 1400 केजी CO2 और 58 केजी कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होती है। बाकी आप कैलकुलेशन खुद करिए कि 23 टन में कितनी हार्मफुल गैसेज रिलीज होगी, जबकि हम इसको बायोप्लास्टिक में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि अर्थ और हमारी इकोनॉमी के लिए प्रॉफिटेबल है। नंबर 3, जॉब एंड अपॉर्चुनिटी। बायो इकोनॉमी हमें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है ताकि यूथ एक लीडिंग रोल प्ले कर सके सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए। इसमें केवल न्यू जॉब क्रिएट करना ही नहीं है, बल्कि ट्रेडिशनल इंडस्ट्री को ट्रांसफॉर्म करना है और क्रिएट करना है एक ऐसी इकोनॉमी जो कि सर्कुलर और ग्रीन इकोनॉमी को प्रमोट करे। बायो इकोनॉमी वेरियस सेक्टर में जॉब एंड अपॉर्चुनिटी को प्रोवाइड करती है। ये फार्म से लेकर लैब तक है। इंडियन बायो इकोनॉमी रिपोर्ट 2024 के अकॉर्डिंग 2023 में 8531 बायोटेक स्टार्टअप थे, जो कि 2030 तक 35,460 हो जाएंगे और इन स्टार्टअप से 35 मिलियन जॉब क्रिएट हो सकती है। नंबर 5, सेल्फ रिलायंस और आत्मनिर्भर भारत। बायो इकोनॉमी एक क्रूशियल और पावरफुल इंजन बन सकता है हमारे आत्मनिर्भर भारत के लिए। ये बेस बन सकती है ग्रो होते बायोलॉजिकल, साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल एंड अदर रिसोर्सेज के लिए। हम बहुत से प्रोडक्ट को इंपोर्ट करते हैं, फॉसिल फ्यूल, केमिकल, फर्टिलाइजर। बायो इकोनॉमी इनके लिए एक डोमेस्टिक अल्टरनेटिव प्रोवाइड कर सकती है। अगर हम क्रूड ऑयल की बात करें तो इंडिया ने फाइनेंशियल ईयर 2023 एंड 24 में अप्रोक्सीमेटली 232.5 मिलियन क्रूड ऑयल को इंपोर्ट किया। E20 के बाद 24.5 मिलियन मैट्रिक टन्स का इंपोर्ट कम हुआ है। हमने 1.44 लाख करोड़ फॉरेन एक्सचेंज को सेव किया है 2014 से अभी तक। E20 ठीक है या नहीं, इस पर हम दूसरी वीडियो में बात करेंगे। नंबर 5, हेल्थ। हम बेटर वेज को फाइंड कर सकते हैं बायोलॉजी में, जिससे हम डायग्नोज, ट्रीट या फिर प्रिवेंट कर सकते हैं डिजीजेस को। बायो इकोनॉमी से ही हम बायो फार्मास्यूटिकल्स को डेवलप कर पाए हैं। टेक्नोलॉजीज जैसे कि 3D बायो प्रिंटिंग होगी। हो सकता है कि एक दिन ऐसा आए कि हम ह्यूमन ऑर्गन को क्रिएट कर सके इसकी हेल्प से। अब हम बात करेंगे इंडियन बायो इकोनॉमी की।
इंडियन बायो इकोनॉमी 2014 में $10 बिलियन थी। करंट में इंडियन बायो इकोनॉमी 161 बिलियन है और हमारा 2030 तक का टारगेट 300 बिलियन बनने का है। बायो इकोनॉमी इंडियन जीडीपी का 4.25% है और करंट ग्रोथ को देखकर लगता है कि हम इस टारगेट को अचीव कर लेंगे। इंडिया के की सेक्टर्स जो कि इसको सपोर्ट कर रहे हैं वो आते हैं बायो इंडस्ट्रीज, जो कि नियरली हाफ है बायो इकोनॉमी का, जिसकी वैल्यू बनती है $72.6 बिलियन। जबकि दूसरे नंबर पे आता है बायो फार्मा, जिसकी वैल्यू आती है 53.8 बिलियन। थर्ड और फोर्थ नंबर पे आते हैं बायो एग्री एंड बायो आईटी, जिसमें बायो एग्री 12.4 बिलियन के साथ बायो आईटी जिसकी वैल्यू बनती है 12.1 बिलियन। ये इकोनॉमी बहुत से चैलेंजेस को फेस कर रही है, चलिए उन्हें देखते हैं। फर्स्ट आता है लो इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये एक मेजर चैलेंज है इंडियन बायो इकोनॉमी के लिए, क्योंकि ये सेक्टर की एबिलिटीज को लिमिट करता है। अगर हम फिगर्स की बात करें तो इंडिया अपने जीडीपी का 0.66% ही R&D पर इन्वेस्ट करता है, जो कि बनता है 1,27,330 करोड़ रुपए। जबकि हम यूएसए की बात करें तो यूएसए 3.1% ऑफ जीडीपी और चीन 2.41% ऑफ जीडीपी इन्वेस्ट करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। अब इंडिया की ये इनसफिशिएंट फंडिंग एक मेजर गैप क्रिएट करती है। लो डोमेस्टिक R&D मींस इंडिया हेविली रिलाई करता है इंपोर्टिंग पर। नंबर 2, स्किल्ड वर्कफोर्स। इस इंडस्ट्री को जरूरत है एक्सपर्ट की, वो भी वेरियस फील्ड में, जैसे बायोफार्मासिस्ट हो गए, डाटा साइंस एआई हो गई, बायोलॉजी हो गई। आज भी बहुत सी यूनिवर्सिटीज और कॉलेज बायोटेक्नोलॉजी प्रोग्राम्स में थियोरेटिकल नॉलेज और आउटडेटेड लेबोरेटरी टेक्निक्स पर हेवीली फोकस किया जाता है, जिसका मतलब ये है कि ग्रेजुएट्स प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन स्किल्स नहीं ले पाते, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है उनके करियर के लिए, जिसकी वजह से कंपनी को सिग्निफिकेंट टाइम और रिसोर्स स्पेंड करना पड़ता है उनकी बेसिक रीस्किलिंग और ट्रेनिंग पर। अब जो बचा हुआ हाई कैलिबर रिसर्चर्स, साइंटिस्ट और एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल है, वो माइग्रेट कर जाते हैं डेवलप्ड नेशन के लिए, क्योंकि वहां पर उनको बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है, हाई सैलरीज मिल रही है, उनको करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। अगर सिंपल भाषा में बोला जाए, ब्रेन ड्रेन बुरे तरीके से इंडिया के इनोवेशन सिस्टम को अफेक्ट कर रहा है। थर्ड आता है पॉलिसी गैप। इस सेक्टर में कुछ पैच वर्क ऑफ रूल्स है, जिसको इन्फोर्स किया जाता है मल्टीपल सेंट्रल और स्टेट एजेंसी के द्वारा। एग्जांपल के लिए डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट हो गया, डीसीजीआई हो गया, एफएसएसएआई हो गया। इतनी सब एजेंसी की वजह से कोई ना कोई दिक्कत आ जाती है और यूनिफाइड सिंगल विंडो क्लियरेंस मैकेनिज्म न होने की वजह से डिले होता है। गवर्नमेंट ग्रांट देती है अर्ली स्टेज ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर, लेकिन एक पॉलिसी गैप होने की वजह से वेंचर कैपिटल को इफेक्टिवली इंसेंटिवाइज करने, प्राइवेट एंटिटी को हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट करने में दिक्कत आती है। नंबर 4, अवेयरनेस। प्रॉपर अवेयरनेस ही नहीं है। साइंटिस्ट और रेगुलेटरी बॉडीज को प्रॉपर क्लीन एंड ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन करना चाहिए पब्लिक के साथ। क्या प्रोसेस एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड है बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के लिए। रिलायबल और असेसेबल इंफॉर्मेशन के एब्सेंस की वजह से पब्लिक ट्रस्ट बिल्ड ही नहीं हो पा रहा है। इसकी वजह से ये सेक्टर वनरेबल बन चुका है मिस इन्फॉर्मेशन के लिए। एक सोशल मीडिया पोस्ट या किसी का एक वीडियो सालों की साइंटिफिक रिसर्च एंड पॉलिसी एफर्ट को बर्बाद कर सकता है, और इंडिया में ऐसे लोगों की कमी नहीं है। बायो इकोनॉमी सिर्फ साइंस और टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि एक मूवमेंट है जहां पर वेस्ट को रिसोर्स में बदलकर एक ऐसे फ्यूचर को क्रिएट करता है जहां पर हम ग्रो होने के साथ साथ नेचर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे हैं फ्यूचर जनरेशन के लिए। पर क्वेश्चन ये है कि क्या हम फुल फोकस होकर इस बात पर चलेंगे या फिर वेट करेंगे, ये चॉइस हमारी है। ये था आज का वीडियो। आपको क्या लगता है कि बायो इकोनॉमी इंडिया को ट्रांसफॉर्म कर सकती है या नहीं? अपने व्यूज को कमेंट में लिखें, वीडियो को लाइक करें, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी।